नमस्कार साथियों, वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डीआरडीओ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जितने भी हमारे साथ के साथी देने गए थे एग्ज़ाम, उन्होंने मुझे वही क्वेश्चन दिए और मैंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया है और एनालाइज करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो क्वेश्चन प्योर क्वेश्चन है, मतलब कि वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग। साथियों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें हम तीनों शिफ्ट के पेपर मतलब 6 तारीख में डीआरडीओ का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट में पेपर हुए, मैं तीनों दूंगी। और ये तीनों के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये यूपीपीसीएल का जो एग्जाम है, यूपीपीसीएल के 18 तारीख तक संभवतः मुझे जानकारी मिली अपने विभाग से ही कि संभवतः 18 तारीख से इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो साथियों, पूरी तरीके से लग जाइए कमर कस के। देखिए, मैं आप लोग के संग बराबर मेहनत कर रही हूँ, ऑफिस के बाद भी कंटिन्यू आपको वीडियो दे रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बस आपसे आपका रिजल्ट चाहिए। ये 2023 किसी का भी खराब नहीं जाना चाहिए। कोई भी जो भी जुड़ा हुआ है उसका ये सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। बहुत लोगों ने बोला मेरे को कि मैम, इस आपके वीडियोस से और आपके जो भी आपने पीडीएफ हमें भेजी, उस पीडीएफ से मेरे 10 क्वेश्चन फंसे, 12 क्वेश्चन फंसे। साथियों, अगर 15 दिन की मेहनत में मैंने 25 या 26 से वीडियोस डालना स्टार्ट किया और पार्ट 10 तक ही डाला, और पार्ट 10 में अगर आपको 10-10 क्वेश्चन मिल रहे हैं पेपर में, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो अभी पहली बार बहुत लोगों ने पहली बार ही पेपर दिया होगा, और अगर मेरे से जुड़े हैं और पहला टेक्निकल एग्जाम उन्होंने दिया है तो उन्हें काफी हेल्प मिली होगी, और उन्हें जहां तक कि उनको क्वेश्चन समझ में आए होंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बहुत लोग तो ऐसे समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन हमसे कर क्या रहे एग्जाम में। ठीक है, उनके लिए नए नए नाम थे, क्योंकि बहुत लोग ने अभी कोविड के दौरान आईटीआई किया, इसलिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, इसमें क्या पूछा गया था, एचआरसी स्विच का यूज। एचआरसी स्विच का यूज क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, लक्स की यूनिट, यूनिवर्सल मोटर वर्क ऑन। यूनिवर्सल मोटर किस पर काम करती है, मतलब डीसी पे करती है कि एसी पे करती है। किरचॉफ लॉ। साथियों, ये सब आप लोग देख भी दीजिएगा, आपको कंटेंट मिल जा रहा है। ये जो कंटेंट मैंने बनाया है, ये आपको कंटेंट मैं यहाँ दे रही हूँ, और क्वेश्चन भी मैं अभी आगे दिखाने वाली हूँ। ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, पावर के फॉर्मूले। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन आए थे। सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर के बारे में पूछा। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और पावर फैक्टर के बारे में इनमें पूछा गया है। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया था। जिन्होंने पेपर दिया है आज फर्स्ट शिफ्ट में, उनको बिल्कुल लग रहा होगा कि हाँ मैम, मतलब उनके जरिए से मेरे को पता भी चला, जो और लड़के भी देखेंगे तो उन्हें लगेगा हाँ मैम सही बता रही है। इसमें क्वेश्चन आया था, पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, आज आपको सारे इंसुलेटर के बारे में पढ़ लेना है। मैं इंसुलेटर का टॉपिक अब पहले खत्म करूंगी। तो पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन था 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी। तो साथियों, जो पिन इंसुलेटर होता है वो 11 केवी से लेकर 33 केवी तक होता है, और इसमें ऑप्शन में मुझे 33 केवी मिला, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। साथियों, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में सिंगल फेज था नहीं। सिंक्रोनस मोटर, डीसी शंट मोटर, इंडक्शन मोटर, जिसे हम हिंदी में प्रेरण मोटर बोलते हैं, और सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है, इसको भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या था, पिन इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ होता है, 33 केवी में। कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो मैंने आपको बताया सिंगल फेज मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या आया है। ये नंबर वाइज नहीं है क्वेश्चन, ये मेरे को जैसे मिले हैं, जो जो याद करके अपने मेमोरेबल में ला पाए हैं, वो मैंने वैसे यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दिया है। अनुनाद होता है जब, अनुनाद आरएलसी सर्किट में अनुनाद को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस, और जब एक्सी बराबर एक्सएल होता है तब अनुनाद होता है। जबकि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, तब रेजोनेंस होता है।
तो ये वाला ऑप्शन उसमें सही होगा, XC बराबर XL। और अगर आपसे कभी पूछ ले अनुनाद फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, तो साथियों अनुनाद फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूले। ये यूपी PCL में जो हल्का सा लेवल बढ़ के जो आता है वो यहीं से आता है। फिर क्वेश्चन है ल्यूमेन मीटर को कहते हैं, ल्यूमेन अपॉन मीटर को कहते हैं तो क्या कहते हैं, लक्स कहते हैं। एक लक्स बराबर होता है एक ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर। मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो इसका आंसर क्या हो गया, लक्स हो गया। और इससे संबंधित जितनी भी यूनिट्स थी मैंने नीचे इसको डिस्क्राइब कर दी हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंप्यूटर उधर देखते देखते यूपी PCL में मेरे पेपर से बहुत मिलने वाला है। प्लीज़ आप लोग अपने सारे जितने भी आप लोग ग्रुप से जुड़े हो, सारे मेरे ग्रुप अपने ग्रुपों में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। किसी को कोई भी समस्या हो तो बताइए। कानपुर में मेरा ऑफलाइन बैच भी लगता है 8 से 10 बजे मॉर्निंग में। किसी को आना है तो वो आ सकते हैं। देखिए यूनिट्स में मैंने प्रतिदीप्त पुंज इसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका यूनिट होता है ल्यूमेन। प्रतिदीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनका यूनिट होता है कैंडला। ये पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कल या परसों जिसके एग्जाम है 7 तारीख को 8 तारीख को या जो भी जिस डेट को, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, शायद फंस जाए इसमें। एक कैंडला बराबर होता है एक ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन। ठीक है, कैंडला इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडला। एक कैंडला बराबर एक ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो होता है ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मात्रक होता है लक्स, इल्यूमिनेशन। ल्यूमिनस फ्लक्स का भी ल्यूमेन और ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन और इल्यूमिनेशन का लक्स। E बराबर F अपॉन A, तो लक्स बराबर क्या निकल के आ गया था अभी ऊपर हम लोगों ने देखा जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या था, कुछ बहुत बोलते भी रहा करिए। E बराबर F अपॉन A, तो F हो गया ल्यूमेन, A हो गया मीटर स्क्वायर। आवृत्ति मापने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, वेन ब्रिज। हमने बहुत सारे ब्रिजों लिखा दिए थे, इंडक्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज है, ये सब कई सारे एक जगह लिखाए थे। मेरे साथ वो पार्ट 4 या पार्ट 5 वीडियो है और उसको मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसमें वहीं पे ही आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक ही जगह पूरा कंडक्ट होता जाए। साथियों देखिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, बैटरी की क्षमता मापी जाती है एम्पियर आवर और वाट आवर में। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को मेजर करते हैं हम केवीए में, अल्टरनेटर की केवीए में, जनरेटर की केडब्ल्यू में, किलोवाट में। बोली थी ना मैंने अभी कल ही परसों आपको बताया, कल वाले वीडियो में ही था। और फ्यूज की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में होती है। घरेलू जितने उपकरण होते हैं उनकी किस में होती है, बल्ब वगैरह की, हीटर की, हीटर की, इलेक्ट्रिक केटल की वॉट में होती है। पावर को मापा जाता है, मैंने अभी बताया था पावर को KWH में मापते हैं। ये एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर में मैंने इसलिए बगल में लिख दिया एनर्जी मीटर। और ये मीटर जो एनर्जी मीटर होता है वो इंटीग्रेटिंग मीटर होता है। किस प्रकार के सेल में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद इनको हम फेंक देते हैं, वो प्राइमरी सेल है। वो सेल जो होते हैं चार्जेबल सेल होते हैं जिनको हम उत्क्रमणीय कर सकते हैं, जैसे कि लेड एसिड बैटरी, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा हम उसको चार्ज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने अपने ऑफलाइन बैच में DC जनरेटर पढ़ा रहे थे तब मैंने बताया है ये लैमिनेटेड कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। लैमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। साथियों फटाक से मुझे आंसर दो, ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं, 2 प्रकार के लॉसेस। कौन कौन से, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस के अंतर्गत कौन कौन से लॉस आते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। फॉर्मूले दोनों के रख लीजिएगा यूपी PCL के लिए। अब हम लोग इनके क्वेश्चन को देखते हुए यूपी PCL। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जिनके भी एग्जाम कल हैं साथियों, आप लोग जितने क्वेश्चन आपको आए उतने ही करिए, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। DRDO में या जिस भी एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती, उतने ही करिए। क्योंकि अगर आप निगेटिव सोचेंगे पूरे क्वेश्चन है माइनस नहीं है तो मैं पूरे कर दूं, इन तारे इसमें क्या होता है बहुत लो लेवल पे बेसिक से पूछते हैं और बाद में नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अच्छे जितने लड़के सॉलिड करते हैं उनको ही लिया जाता है। मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी
क्योंकि मैं ये बताने लगूंगी अगर आपको तो फिर मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगी। यूनिवर्सल मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, सॉरी किस पे कार्य करती है? यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो एसी डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बंद करके लिख दिया जितने क्वेश्चन यहाँ से बनने होते हैं। इसकी संरचना जो है डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। यूनिवर्सल मोटर को हम एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर उसी सिद्धांत पे कार्य करती है जिस पर डीसी मोटर करती है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मिक्सर ग्राइंडर में, वैक्यूम क्लीनर में, ड्रिल मशीन में, सिलाई मशीन में। इलेक्ट्रिक रेल इंजन में यूनिवर्सल मोटर यूज होती है। यहाँ पर 200 से 600 वोल्ट तक यूज होती है ये, 200 से 600 वोल्ट तक, और 25 हर्ट्ज की जरूरत होती है। 2200 एचपी की यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मोटर का गति नियंत्रण सबसे खराब होता है? तो डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण सबसे खराब होता है। साथियों, डीसी सीरीज मोटर कभी भी विदाउट लोड नहीं चलाना चाहिए, लोड पर ही चलानी चाहिए इसको, नहीं तो ये कंट्रोल में नहीं आती। फिर पूछा गया है 3 फेज में अंतर होता है। 3 फेज में अंतर, ये साइकिल है, मतलब कि जो सर्किल बना है 360 डिग्री का है, और इसमें 3 फेज की बात कर रहा है तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे 360 को तो 120। 3 फेज में कितना अंतर होता है, ये इन सब के बीच में कितना अंतर हुआ? 120 का अंतर हुआ। तो इसका जो भी ऑप्शन 120 था वहां पे, तो 120 लगाना था। कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, मैं बार बार बोलती थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। मतलब जो भी आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की चाल अगर पूछ ले, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना होता है? माइनस का होता है, तो ये चलते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं। करंट कैसे जाती है? ऐसे ऊपर की ओर जाती है, फिर नीचे आकर फिर साइकिल ऐसे कंप्लीट करती है ना, पहले पॉजिटिव गई फिर निगेटिव। फिर क्वेश्चन है, डेल्टा में करंट, डेल्टा में करंट जो होती है IL लाइन करंट बराबर होता है √3 इंटू फेज करंट। देख लीजिए, डेल्टा मतलब कि ये पैरेलल होता है, यहाँ पर समझ लीजिए डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल में क्या होता है? करंट बढ़ती है और वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज जो है वो हमारा बराबर होगा। साथियों याद रखिएगा, बोलिए तो यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा आप लोग कि डेल्टा कनेक्शन जो होते हैं यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख लो, ये पैरेलल कनेक्शन होते हैं। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में करंट बढ़ती है और वोल्टेज समान। तो यहाँ पे EL बराबर EP, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, और करंट की बात आएगी तो लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट। अगर देखिए मैंने ये पूछा गया था यहाँ पर क्या बढ़ता है, तो ऑप्शन ये वाला था, मैंने नीचे डिस्क्राइब करके लिखा है। अगर यही बात आपसे पूछ लिया स्टार में, देखिए साथियों, स्टार में मैंने बनाया, स्टार में क्या होता है? स्टार कनेक्शन जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं। सीरीज में क्या होती है? करंट बराबर होती है, तो लाइन करंट बराबर फेज करंट, और यहाँ पे वोल्टेज बराबर हो जाएगा लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। और ये 3 स्टार कनेक्शन है, और स्टार से ही हमें न्यूट्रल मिलता है, डेल्टा में हमें न्यूट्रल नहीं मिलता है। ये भी क्वेश्चन आता है, किस 3 फेज कनेक्शन से हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है? तो स्टार कनेक्शन पे। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आया है इसमें, HRC फ्यूज का उपयोग। अब वहां पे ऑप्शन जो भी हो मुझे नहीं पता। HRC फ्यूज जो होता है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड करंट के बचाव के लिए होता है। और HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये 30 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर विद्युत धारा क्षमता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। साथियों प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं प्लीज अपने सभी ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिए। किसी को कुछ भी दिक्कत हो प्लीज सेल और NPCIL वाला फॉर्म आप लोग भर दीजिए, छोड़िए मत कोई भी फॉर्म। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और पर्सनल भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे आप लोग पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है? बुशिंग दिखाई देती है। ट्रांसफार्मर में बुशिंग जो होती है वो हमें बाहर से दिखाई देती है। मैं आपको अभी इसका डायग्राम दिखाने जा रही हूँ, बुशिंग क्या होती है। साथियों ये देखिए,
ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं, ये बुशिंग है। और ये आपको टर्मिनल के रूप में मैंने अभी बीच में वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस जो ग्रुप हमारा ऑफलाइन बच्चों का बना हुआ है, ये मैंने ट्रांसफार्मर की फोटो खींची है। ये छोटे छोटे ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये बुशिंग है। ये पीछे भी होते हैं, आगे भी। ट्रांसफार्मर का इसमें क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग से क्या दिखाई पड़ता है, तो बुशिंग। ये देखिए साथियों, ये ब्रीथर लगा हुआ है, ब्रीथर। ये कंजर्वेटर के से जुड़ के आता है। और ये ब्रीथर का भी क्वेश्चन है कि सिल्का जल, इसमें सिल्का जल भरा होता है। सिल्का जल का दूसरा नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड। सिल्का जल नमी सोखने से पहले ये व्हाइट होता है, जैसे ही नमी को सोख लेता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, ये सिल्का जल है, सॉरी ये ब्रीथर है। ब्रीथर में सिंकर। अभी पूछा गया था कंजर्वेटर का क्या काम है। अगर इसमें तेल, ये जो टैंक में तेल जब भर जाता है, जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये देखो ऊपर क्यों चला जाता है, यहाँ पे प्रेशर फैलता है। ये देखो LT पोर्सलिन बुश लिखा है, ये सारे बुशिंग है, बुशिंग। और बाहर से ही हमको दिखाई देते हैं। आया समझ में आप लोग को? ये देखिए क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, तो बुशिंग दिखाई देती है। ट्रांसफार्मर में नमी सोखने के लिए प्रयोग होने वाला हेतु प्रयोग किया जाता है, तो सिल्का जल प्रयोग किया जाता है। मैंने इसके बनने वाले क्वेश्चन लिख दिए हैं। सिल्का जल ब्रीथर में भरा होता है, ये सफेद रंग का होता है, नमी सोखने पर ये गुलाबी होता है। सिल्का जल को सिल्का जल या कैल्शियम क्लोराइड, सिल्का जल या कैल्शियम क्लोराइड। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या होता है, तो अभी मैंने आपको कंजर्वेटर दिखाया। इसमें क्या होता है, जब तेल गर्म होकर फैलता है तो उसको ये जगह देता है। ठीक है, ऊपर तेल तक भर जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन सा गुण नहीं होता है, नमी नहीं होती है। ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या नहीं होता, ये क्वेश्चन नीचे है क्योंकि अभी आपको दिखेगा। ठीक है, इससे कौन कौन से और क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है, इंसुलेशन बढ़ाने व वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए। ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों भरते हैं, तो इंसुलेशन को बढ़ाने के लिए और वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का फायर पॉइंट क्या होता है, वह तापक्रम, मतलब वह टेम्परेचर जिस पर तेल आग पकड़ता है उसी को ही हम बोलते हैं फायर पॉइंट। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन आया था उसमें, किस स्थिति में गति 600 RPM है तब क्या होगा। मतलब पोल अगर 12 है 60 हर्ट्ज होगा, कि पी पोल मतलब 15 है 50 होगा, इस तरीके। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर NP/120। मतलब मैंने एक नॉर्मल पी का मान रखा, पहला ऑप्शन रख के देखा, एफ का मान रखा 60, 120 पोल और ये 600 RPM दे रखा था। हमने सॉल्व किया तो 12 पहले में ही हमको ऑप्शन मिल गया। बल्कि आप आगे के भी रख के चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े साथियों। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा गया है, 1000 वाट का लैंप 20 दिन प्रत्येक दिन 5 घंटे चलता है तो शक्ति खपत बताइए। शक्ति खपत का फॉर्मूला है E बराबर P इंटू टी बटे 1000। तो क्या हुआ, P कितना दे रखा है, पावर कितनी दे रखी, कितने वाट का है, 1000 वाट रख दिया। लैंप कितने दिन जलता है, मतलब टाइम बताना था, तो 20 दिन 5 घंटे रख दिया बटे 1000। 1000 से 1000 कैंसिल और 20 गुणे 5 20 पंचे 100, 1000 किलोवाट आर आ गया। ठीक है, फिर देखिए इसमें सीरीज और पैरेलल से जुड़े जो आए थे, मैंने यहाँ दोनों को बता दिए। सीरीज का पूछा गया था, मैंने आपको दोनों को बता दिए कि दोनों में क्या है। और ये सेकंड शिफ्ट में था, जुड़े रहिएगा। मैं सेकंड शिफ्ट के भी थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन आपको दूंगी। और जितने भी लड़के हैं एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें 1 लाइनर एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, करीबन 100 सवा 100 150 पेज की। पर डे आप लिखते रहिए, उसमें लिखिए, एक बार उसको पढ़िए, लिखिए, पढ़िए। इसी तरीके आपका स्ट्रांग होगा। और जितने भी पुराने पेपर हैं, हम एक एक पेपर यूपीपीसीएल का सॉल्व कराएंगे। DRDO 11 तारीख को खत्म होगा, उसके पहले ही हमने तब तक मटेरियल बना रहे हैं हम। और उसके बाद हम एक मतलब पूरे पेपर विथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग जितने तो ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर जरूर करिए और पूरा वीडियो देखिए। बहुत लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, एंड तक वीडियो को देखिए। तैयारी मजबूत करिए और चीज़ों में मत पड़िए। मैं आपको बताऊं, मैंने 7th मतलब ये मेरी 7वीं सरकारी नौकरी है। 5-6 की तो मैंने सैलरी अपने अकाउंट में ली है। इसलिए एक बार तैयारी हो जाती है तो बार बार उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, घबराइए नहीं। और किसी को कोई भी समस्या हो तो प्लीज आप लोग मेरे से बात करिए। सीरीज में जुड़े सभी प्रतिरोधों में क्या समान होता है? साथियों, मैंने सीरीज का यहाँ पे कनेक्ट बनाया हुआ है सर्किट R1 R2 R3 और इसमें आई करंट चल रही है। तो इसमें क्या होता है, सीरीज में करंट हमारी इसमें सेम जाएगी सेम जाएगी सेम जाएगी। लेकिन ये मान लो ये रेजिस्टेंस 100 वाट का है, 200 का है, 300 का है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो अलग अलग होगा। तो सीरीज में क्या समान होता है, ये क्वेश्चन था हमारा डीआरडीओ में, तो हमने यहाँ पे पूरा इसको डिस्क्राइब कर दिया। सीरीज में करंट समान होती है और वोल्टेज बढ़ता है। सीरीज में फॉर्मूला अगर पूछे तो आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। नीचे मैंने पैरेलल में से पूछा नहीं गया था, लेकिन मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि दो होते हैं, दोनों आप लोग जान जाएं, एक ही जगह आपके पास हो जाए और मैं आपको समझा भी दूं। तो पैरेलल में क्या है, पैरेलल का सर्किट ये होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज समान होती है और करंट बढ़ती है, करंट बढ़ती है, धारा बढ़ती है और वोल्टेज समान। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारे घर में जो भी सप्लाई आती है वो पैरेलल में आती है, सीरीज में नहीं आती। पैरेलल में आती तो वोल्टेज समान होता है। अगर सीरीज में आती तो पता चला 230 वोल्टेज मिलता है, मेरे पहले वाले कमरे में ही 200 वाट का बल्ब लगा है, तो पता चला अंदर के कमरों में लाइट ही नहीं जल रही है, सारा वोल्टेज वहीं पे ड्रॉप हो गया, है ना। इसलिए पैरेलल में कनेक्शन रहते हैं कि वोल्टेज समान रहती है, 220 यहाँ मिल रहा है और 220 पीछे के कमरे में भी मिल रहा है। समझ गए? बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिला करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग बोर्ड पे पढ़ा करेंगे। सब लोग सोचते होंगे कहती रहती हैं बस। चलिए क्या बोलूं, ठीक है। देखिए आप लोग इसको मतलब समझिएगा, मैं आगे और सॉल्व करवाने जा रही हूँ। जिन्होंने भी वो वाले वीडियोस देखे हैं ना सारे, तो उन्होंने कम से कम, हर व्यक्ति बोल रहा है कि मैडम आपके पढ़ाए थे 15 क्वेश्चन हमको मिले, 10 क्वेश्चन मिले। जिन्होंने भी प्रॉपर और जो उन्होंने घर पे भी पढ़ा है तो उन्हें तो काफ़ी कुछ मिला होगा, पेपर से ऐसा नहीं है। आप लोग फिर भी समझ रहे होंगे कि मैम इधर उधर से कंटेंट नहीं ला रही है, पेपर में पूछा ही हुआ ला रही है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले, तीनों मैंने बता दिया, ये ओम्स लॉ से बने हैं। आप लोग ओम्स लॉ देख लीजिएगा। P बराबर V इंटू आई, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो मैगर का उपयोग किया जाता है। मैगर का उपयोग अभी मैंने कल ही परसों वाले वीडियो में बताया था। मैगर का उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। और क्या क्या होता है मैगर में, मैगर रीडिंग बताता है, इनफाइनाइट टू जीरो रीडिंग बताता है। यही एक ऐसा मीटर है जो उल्टा रीडिंग बताता है, इनफाइनाइट से जीरो। मैगर 10,000 ओम से अधिक रेजिस्टेंस को माप सकता है। मैगर डीसी जनरेटर और ओम मीटर से मिलकर बना होता है। इसके सारे क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा। मैगर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है और मैगर की संरचना डायनमोमीटर के समान होती है। साथियों, ये बहुत सारी बुक से पढ़ना पड़ता है, तब हम एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। हम 10 पेपर लगाते हैं, मैगर वाले क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर 150 क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर एक तरफ उठाते हैं, तब जाके ये कंटेंट हम बना पाते हैं, एक जगह इकट्ठा कर पाते हैं। आपको बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसकी वैल्यू समझिएगा। आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़िए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक करिए। 6 महीने आप लगे रहिए हमारे साथ। 6 महीने में जितने भी टेक्निकल फॉर्म आए, भले इसमें कितनी भी कम पोस्ट हो, आप फॉर्म भरिए और आपका सिलेक्शन होगा। मैं बता रही हूँ 110% होगा। साथियों, टेक्निकल से सिलेक्शन पाना बहुत आसान है, नॉन टेक में बहुत कंपटीशन है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बस लगे रहो, बिल्कुल भी भटको मत। मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ तो दूसरे का मत पढ़ो, पढ़ो लेकिन प्रॉपर वे में, किसी एक को पकड़ो और उसके संग थोड़ी दूर तक चलो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। आज इसका, कल उसका, परसों उसका, एक चैनल देखा, उसकी फोटो देखी, उसमें कुछ अच्छा था, थंबनेल लगाया तो उसका पढ़ के देखा। ऐसा मत करो, भटको नहीं, बिल्कुल लगे रहो, ठीक है। डीआरडीओ के देने के बाद हमें यूपीपीसीएल देना है, अभी हमें सेल का देना है, एनपीसीआईएल देना है, असिस्टेंट लोको पायलट आने वाली है, टेक्नीशियन को आपको वो देने का मौका मिलेगा, बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो चलिए, अभी हमारा कुछ टाइम बाद वीडियो एक आएगा पार्ट शिफ्ट 2 में जो हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, ठीक है। तो ये मेरा 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। मैंने आपको कंटेंट पहले दिखा दिया, क्या क्या पूछे गए थे।
उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे मिले मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, चलिए साथियों, जय हिंद।